अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 55। बेटे हम लोगों ने फोर्स पढ़ी, फिर हमने उसकी दो टाइप्स कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ी। उसके बाद उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी जो है हम लोगों ने डिटेल से स्टडी की, डेफिनेशन देखी, उनकी हमने एग्जांपल्स दी। ठीक है, आज बेटे नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस। टॉपिक नंबर 3.2, पेज नंबर 55 आप लोग ओपन करें। There are four fundamental forces in nature. These are gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, and weak nuclear force. Every force come under any of these forces. ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो कितनी हैं नेचर में बेटे? 4 इन नंबर हैं, ये इनके नेम्स हैं। इनको बारी बारी अब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पहली फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। वी often talk about this force. It is the weakest one among all the forces. Being a long range force, it extends to infinite distance, although it become weaker and weaker. पहली फोर्स जो हम पढ़े हैं डैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने लास्ट टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, लेकिन मैं एक दफा दोबारा आपको सारा कुछ बता देती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बेटे? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, अर्थ के अंदर एक फोर्स है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इस फोर्स को, जो इसको, इस बॉडी को अट्रैक्ट करने पे फोर्स कर मजबूर कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी है और जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने कल भी आपको बताया था। इसको हम किस चीज से किस तरह डोनेट, मतलब आपको मैंने इसका डिटेल से बता दिया था। ये थी F इज इक्वल टू G m1 m2/r2। ये जो G था ना बेटे, दिस G, ये था कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते थे? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। m1 एक मास, m2 अगर आपका सेकंड मास था, ठीक है, उनके दरमियान में रेडियस था। इन द एंड हमारी जो इक्वेशन ऑफ आई थी ना, अगर आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये थी। ठीक है, ये इक्वेशन थी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की ग्रेविटी है। जितनी भी बॉडीज अर्थ पे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हैं, किसी भी तरह की गाड़ी है, कोई साइकिल है, वो भी अगर अर्थ पे मूव कर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से। अर्थ के हम अर्थ पे बैठे हैं, हम खड़े हैं, तो दिस इज ऑल ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे जो है सबसे, ये जो हम अभी चारों फोर्सेस पढ़ेंगे, इन सब फोर्सेस में से सबसे ज्यादा वीक फोर्स जो है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि आप जितना अर्थ से दूर जाते जाओगे ना, जितना हाइट पे जाते जाओगे, आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जितना अर्थ के नजदीक आते जाएंगे उतनी ये फोर्स क्या है? स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन तीनों फोर्सेस की निस्बत ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज द फोर्स दैट causes द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कम अंडर दिस कैटेगरी। इसको अंडरलाइन करें। These are long range forces. The area in which these forces act are called electromagnetic field. Electromagnetic forces are stronger than gravitational and weak than nuclear forces. This forces call all chemical reactions. It bind together atoms, molecules, and crystal at macroscopic level. इट इज पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सर्फेस इन रिलेटिव मोशन। बहुत इजी है, जस्ट लाइक पैराग्राफ्स हैं, आपने ऐसे ही याद कर ले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटे? ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में होती है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसकी आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक है आपकी मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको दोनों कल के लेक्चर में पढ़ाई थी, लेकिन मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी वो क्या थी बेटे? ये वो फोर्स थी जो दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में थी। दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, अगर एक ऊपर पॉजिटिव हो और एक ऊपर नेगेटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इनके दरमियान में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स मैंने कल आपको बताई थी, ये वो फोर्स है जो एक मैग्नेट एग्जर्ट करता है दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे। यानी कि एक मैग्नेट के साथ दूसरा मैग्नेट रख दो तो उसके ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या आप मैग्नेट के पास कोई भी आयरन, कोबाल्ट या निकल की बनी हुई मटेरियल रखोगे तो वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स।
तो ये दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और वो एरिया जहां तक इनका इफेक्ट होता है इन फोर्सेस को, उस फील्ड को, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स की निस्बत जो है ये क्या होती है, ये वीक होती है। ठीक है, ये दिस फोर्स काज आज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट बाइंड मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स, ये भी आपने याद कर लेना। आगे हम लोग आते हैं अपना जो नेक्स्ट हमारी फोर्स आती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। It holds the atomic nuclei together by binding the proton and neutron in the nucleus, overcoming repulsive electromagnetic force between positively charged protons. It is also a short-range force with the order of 10 raised to power minus 14 m. If the distance between nucleons increases beyond this range, this force ceases to act. न्यूक्लियर फोर्स, पहले तो न्यूक्लियर फोर्स आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बेटे, जो एटम के डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना जितने भी, उनके दरमियान में जो फोर्स होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को हमने फर्दर दो फोर्सेस में डिवाइड कर दिया, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो क्या करती है, ये क्या करती है, एटम की न्यूक्लियस में क्या चीज प्रेजेंट है आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये वो फोर्स है जो इन दोनों को होल्ड किए रखती है, बाइंड किए रखती है। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को भी आपस में इसने जोड़े रखा होता है। ये देखो, ये आपके बने हुए हैं न्यूक्लियस के सेंटर में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है ना, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो ये फोर्स बिल्कुल जो है नहीं करती, बल्कि खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। नेक्स्ट आपका आता है weak nuclear force. Weak nuclear force is responsible for the disintegration of a nuclear. For example, weak nuclear force execute the beta decay of a neutron, in which the neutron transforms into a proton. In this process, a beta particle, electron, and uncharged particle called antino, and ये आपने अंडरलाइन करें इसको, एंटीनियो बेटे ऐसे ही आप इसको पढ़ें, एंटीनियो ट्रीनो। ठीक है, ट्राइटिनो, एंटीनियो बेटे ऐसे करके स्पेलिंग याद करो ना, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। एंटीन्यू, ये नया वर्ड है आपके लिए आज, एंटीन्यूट्रिनो। ठीक है, एंटीन्यूट्रिनो। ठीक है, आर एमिटेड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स, radioactive decay of atoms occur. However, nuclear force is stronger than gravitational force but weaker than the electromagnetic force. It is short range force of order 10 raised to power minus 7. हम बात कर रहे हैं हमने पहले तो मैंने आपको न्यूक्लियर फोर्स बता दी, अब हम बात कर रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के बम्बार्डमेंट के, उसकी डिसइंटीग्रेशन के, उसके टूट जाने के। फॉर एग्जांपल, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, बीटा डिके करती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीटा के मतलब रे से बम्बार्डमेंट करूँ तो ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। ठीक है, इस पार्टिकल में जो बीटा पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अनचार्ज पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो अनचार्ज पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। जब उनकी बम्बार्डमेंट हम लोग बीटा पार्टिकल से करेंगे तो क्या होगा, बीटा डिके प्रोसेस पूरा बता रही हूँ ना आपको। इसमें क्या होगा, ये डिके हो रहा है, बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक हो गया। और इस प्रोसेस में जो अनचार्ज पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल्स है ना, काल एंटीनियो ट्राइनो जो है वो एमिट होते हैं। एमिट का मतलब होता है निकलना, रिलीज होना। ठीक है, और ये फोर्स जो है ये वीक फोर्स होती है, इसकी वजह से रेडियो एक्टिव डिके जो ऑफ एटम जो है वो होते हैं। ये फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे स्ट्रांग होती है, और दूसरी इसकी रेंज जो है वो बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, आपने इसको ऐसी बेटे लर्न कर लेना है। लास्ट में आपके आता है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम along with Sheldon Glasgow and Steven Weinberg were awarded 1979 Nobel Prize in Physics for the contribution of the unification of weak nuclear force and electromagnetic force as electroweak force. Although these two forces appear to be different in everyday phenomena, but the theory models
them as two different aspects of the same force. It effect are observed for the interaction taking place at y higher energy. बेटे एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, एक शेल्डन है ग्लासो और एक स्टीवन विन बर्ग है, उसके साथ मिलके जो है एक फिजिक्स पे, इसी पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इस पे जो है उन्होंने काम किया था, और इसी काम की बेसिस पे उनको 1979 में नोबेल प्राइज भी बेटे दिया गया था। बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, काम एक ऐसा एक उनकी कंट्रीब्यूशन है वीक न्यूक्लियर फोर्स पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। उन्होंने कहा था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये दोनों अब इनमें ना कुछ सिमिलैरिटी है, यूनिफिकेशन है, दोनों सेम ही है। हालांकि ये बात जो है ये जो है एवरीडे फिनोमेना पे ये बात सेट नहीं होती, कभी तो ये बात मतलब सही है, हर जगह पे हर एस्पेक्ट पे ये बात ठीक तरह से मतलब नहीं हो रही, लेकिन इनकी मॉडल के मुताबिक जो है ये दो डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं सेम, दे एक्ट एज सेम फोर्सेस, ठीक है। और जो इनका ये इफेक्ट है ये जो है ये तब सेम होता है जबकि आपकी एनर्जी के जो रिएक्शंस हैं वो हाई एनर्जी पे जो है वो हो रहे हों। आज का टॉपिक बेटे कोई इतना समझाने वाला कोई खास टॉपिक नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी। फंडामेंटल फोर्सेस मैंने आपको बताया 4 तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ाई, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ी, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है, इनमें कोई चीज़ आपको मुश्किल लगे तो आपने मेरे से पूछना है। इंशाल्लाह कल जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर शो जो है वो स्टार्ट करेंगे। इन द एंड बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।